जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। फाइनली आप सभी का स्वागत है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हमारे साथ है सीनियर अंडर ऑफिसर वैशाली गोमे, जिन्होंने टोटल 15 कैंप्स किए हैं एनसीसी के और एनएसएस के मिला के, जिसमें से इन्होंने 4 से 5 नेशनल कैंप किए हैं एनसीसी के और एक स्टेट लेवल पे कैंप किया एनएसएस का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मैम के ए सर्टिफिकेट से शुरुआत करते हैं कि ए सर्टिफिकेट में उन्होंने कितने कैंप किए थे। तो मैम सबसे पहले बताइए आपकी एनसीसी कौन सी विंग की थी और कौन सी बटालियन से आप? जय हिंद कैडेट, मैं वैशाली गोमे, सीनियर अंडर ऑफिसर उज्जैन। तो कैडेट सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि मैम ने बहुत ही छोटी उम्र में, यानी कि ए सर्टिफिकेट आपको पता है 9th 10th में करते, तब बच्चे ही स्टूडेंट ही रहते हैं और स्टूडेंट से हम कैडेट में थोड़ा सा ही कन्वर्ट होते हैं ना मैम। तो उसमें ही मैम ने करीब 7 कैंप किए थे, जिसमें से नेशनल कैंप अलग है और बाकी अदर सीएटीसी कैंप्स अलग है। तो उन्हीं को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो मैम सबसे पहले एनसीसी में 2 साल का होता है सर्टिफिकेट, फर्स्ट 9th और 10th का। तो 9th में मैम का सारा ड्रिल वगैरह मैम ने क्लियर किया, सारी चीज़ें पढ़ाई करी और 10th में मैम एलिजिबल होते हैं सभी कैडेट्स सारे कैंप्स करने के लिए सेकेंड ईयर से। तो सबसे पहले आपका कौन सा कैंप था? मेरा सबसे पहले सीएटीसी कैंप लगा था, जो कि लगा था हमारा इंदौर में। और सीएटीसी कैंप के बारे में आप सभी को पता है, एक बेसिक सा कैंप होता है, एटीसी कैंप के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे एक बटालियन के कैडेट्स के बीच में कंपटीशन होता है, डेट सीट। ओके, और लास्ट डे कल्चर वगैरह होता है मैम, आपने उसमें भी पार्टिसिपेट वगैरह किया होगा। जब आपने फर्स्ट कैंप कर लिया तो सेकंड कैंप आपका कौन सा था? मेरा सेकंड था नेशनल कैंप। नेशनल कैंप था। हाँ। कौन सा नेशनल कैंप था उसके बारे में? नेशनल मेरा एनआईसी कैंप था, जिसको बोल सकते हैं अपन राष्ट्रीय एकता शिविर, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है। इस कैंप में ऐसा होता है कि पूरे इंडिया के बच्चे, जो पूरे इंडिया के कैडेट्स हैं, वो एक ही कैंप में एक ही जगह मिलते हैं। उसमें सबका अलग अलग कल्चर होता है कि जैसे अगर लैंग्वेज से लेके चलो तो अपन पूरी संस्कृति तक चलते हैं। तो मैम इसी का एक एडवांस वर्जन जो भी आया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSB, जो मैंने किया था, उसमें सिर्फ 2 डायरेक्टरेट्स को ले रहे थे। तो मेरे टाइम पे थे MP NCG मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और केरला डायरेक्टरेट के। तो इन सिर्फ 2 डायरेक्टरेट के कैडेट्स ही हमारे कैंप में आए थे। तो हम भी थे, तो सेम सारी चीज़ें जो आपने बताई A to Z सारी चीज़ें वैसी ही हुई थी और काफ़ी अमेजिंग कैंप होता है मैम। तो ये कैंप की मतलब सिलेक्शन या इस तरह का कोई प्रोसेस होता है? हाँ, कैंप के सिलेक्शन होते हैं। तो ये पूरा कैंप कल्चर बेस्ड ही रहता है। हाँ। तो मतलब आपका डांस, म्यूजिक और इस सब में रुझान है, तो इसमें ड्रिल वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं, इसमें ड्रिल का इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। हाँ। नंबर का कैंप आपका कौन सा था? मेरा 3rd नंबर का था सीएटीसी कैंप। सीएटीसी कैंप ये कहाँ लगा था? MIT कैंप। MIT कैंपस में, जो कि उज्जैन में। तो उनके बारे में बता दो। मैम 10 MP बटालियन से ही और मैं भी 10 MP से ही हूँ। तो मैम ने जब ए सर्टिफिकेट किया था तब भी 10 MP से ही किया था। तो मैम बहुत पहले से ही 10 MP से जुड़ी हुई है, 10 MP बटालियन से। और मैंने जब किया था मैं B और C में आया था। ओके मैम, तो मैम 4th नंबर का कैंप कौन सा था आपका? मेरा नेशनल था, ट्रैकिंग। नेशनल था, ट्रैकिंग कैंप। तो ट्रैकिंग कैंप के बारे में पूछना चाहूँगा, ये कैंप साल में कितनी बार लगता है? ये साल में 1 बार लगता है। 1 बार लगता है। इसकी लोकेशन किस तरह की जगह पे ये लगता है कैंप? ये अगर अपन देखा जाए तो ट्रैकिंग कैंप उसी जगह लगता है जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हो। पहाड़ी इलाके में ही कैंप लगता है। ट्रैकिंग मतलब इसमें अपने को क्या करना होता है? ये ट्रैकिंग कैंप का, जैसे कि अपन देख सकते हैं, ट्रैकिंग का अर्थ ही होता है चढ़ाई करना। तो ये इस कैंप में पूरी चढ़ाई करना ही रहता है कि अपने को जो नए जो पहाड़ होते हैं, इलाके के अकॉर्डिंग अपने को प्लेस डिसाइड की जाती है। जैसा कि अपन देख सकते हैं, मैंने जो कैंप किया है वो अजमेर गई थी मैं। मेरे कैंप का नाम था ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप। हम सब गर्ल्स थी और उसमें अलग अलग प्रकार के पहाड़ थे। जैसे कि मेरी जो पहली चढ़ाई हुई थी वो हुई थी नारेली का पहाड़, फिर दूसरा था तारागढ़ का पहाड़, और जो तीसरा, जैसा कि आप सब परिचित है उस पहाड़ से, जिसका नाम है अरावली का 2nd पार्ट। तो मैं अरावली पर्वत भी चढ़ के आई थी, जिसके ऊपर जैन मंदिर है। तो पूरा हम लोग घूम के आए वहाँ पे। ओके मैम, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 5th नंबर का कैंप कौन सा था? 5th नंबर का कैंप मेरा सीएटीसी कैंप था, जिसमें मैं सीनियर बन के गई थी। मेरे 2 कैंप ऐसे थे जिसके अंदर मैं खुद मतलब एक कैडेट्स के रूप में हम लोग गए थे। वैसे शुरू में ही मुझे देखा जाए तो रैंक चढ़ चुकी थी। तो 2 तो मैं खुद मतलब एनसीसी में कैडेट्स के रूप में गई थी, लेकिन जो तीसरा था तो मैं अपने जूनियर्स को साथ लेके गई थी, और तीसरे चौथे में मैं जूनियर्स को ये साथ ही गई थी। ओके, तो मैम ने अभी तक हमने 5 कैंप डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से 3 मैम ने सीएटीसी करे। तो 2 सीएटीसी मैम एज अ कैडेट गई थी, और जो 3rd सीएटीसी किया था उसमें मैम सीनियर बन के गई थी, और 4th में भी सीनियर बन के गई। तो यानी कि अगर हम ज़्यादा एक्टिव कैडेट हो जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाते हैं, तो हमको सीनियर बना दिया जाता है, तो हम अदर कैडेट्स को गाइड कर सकते हैं मैम। इस तरीके से भी हम कैंप कर सकते हैं। 6 नंबर का कैंप कौन सा था आपका? मेरा 6 नंबर का जो कैंप था वो नेशनल कैंप था, जो कि मैं NIC गई थी मैहर में। ओके, तो मैम आपने यानी कि 2 NIC किए हैं? हाँ, 2 NIC किए हैं। ओके मैम, तो मैम ने एक और नेशनल इंटीग्रेशन कैंप किया, तो इसमें भी सेम डायरेक्टरेट के कैडेट्स आए थे। हाँ, काफी एडवेंचरस और वो कल्चर बेस्ड पूरा कैंप। जैसा आप लोग जानते हैं कि आपने सफ़ेद शेर की नगरी सुना होगा, इसको बोल सकते हैं सफ़ेद बाग, जो कि रीवा से बिलोंग करता है।
तो जहाँ पर जो सफ़ेद बाघ की जो जन्मभूमि है और जहाँ पर रीवा में एक म्यूज़ियम है जहाँ पर जिसे बोल सकते हैं कि सफ़ेद बाघ आजकल विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी जो फेमस जो बाघ था सफ़ेद बाघ, उसको आज भी म्यूज़ियम में, जैसे उसकी पूरी खाल वगैरह है उससे सजा के उसको आज भी म्यूज़ियम में रखा है। जो अपन देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर सिविलियन होता है वो इतनी जगह एक साथ नहीं घूम सकता, वो भी खुद के खर्चे से बिल्कुल नहीं घूम सकता है, क्योंकि हर जगह घूमना और इतने कम समय में जो कि पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जो एक एनसीसी जो जर्नी है वो आपको कम समय में बहुत अच्छी जगह से आपको परिचित करवा सकती है। मैंने अपनी लाइफ में काली माता में कभी घूमने नहीं गई, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं जिसमें हम लोगों को मैहर जो शारदा भवानी जहाँ माता बैठी है टेकरी पे, उसी के जस्ट नीचे हमारा कैंप लगा था। और जो हम बोल सकते हैं कि हम एक्सरसाइज करते थे, तो हम कैंप के जो हम जैसे मैंने आपको बताया कि पहाड़ी के नीचे कैंप लगे होने के कारण हम पहाड़ी को ऊपर शारदा भवानी माता के मंदिर के टेकरी पे चढ़ना उतरना, ऐसे हम एक जो मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में हम फिज़िकल फिटनेस के लिए 2 बार ऊपर चढ़ते और 2 ही बार नीचे आते हैं। तो ऐसे हम लोग वहाँ पर बहुत ये बोल सकते हैं कि फ़िज़िकल फिटनेस के लिए हम वहीं पर एक्सरसाइज करते। लेकिन वहाँ की जो सबसे अच्छी बात ये थी कि जो यात्रीगण थे दिन रात वहाँ पे सिर्फ माता के जयकारे लगते थे, और हम भी माता के जयकारे लगाते, क्योंकि हम लोग पहाड़ी इतनी ऊपर होती थी कि हम थक जाते थे। तो फिर हम ना सिर्फ शारदा भवानी माता के जयकारे लगाते हुए ऊपर जाते और नीचे, ऐसे से हम लोग पूरा कैंप निकाल दिया हमने। ओके मैम, तो एनसीसी में हमें काफ़ी सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और हमारा पैसा भी कम लगता है अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से एनसीसी कर रहे हैं तो, राइट। प्राइवेट में तो हम जैसे कैंप करना तो हमें पैसा देना पड़ता है प्राइवेट में, लेकिन अगर गवर्नमेंट से आप एनसीसी कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारे कैंप करने का मौका मिलता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा बहुत पैसा लगता होगा, मे भी थोड़ा बहुत चार्जेस हो सकता है मैम, है ना, जो कि कैडेट के ऊपर ही रहता है। और इसके अलावा बात करें तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेमेंट वगैरह, जो अगर अपन इधर से भी अगर कोई पेमेंट से अगर जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको आने जाने का पूरा TADA जिसको बोलते हैं लागत खर्च पूरा गवर्नमेंट उठाती है और वो देती है। तो मेरी यही कामना रहेगी कि हर एक कैडेट्स अपने आप को इतना एक्टिव करो कि आपको कहीं रुकने की ज़रूरत ना पड़े, और हर किसी की नज़र में आपकी अगर कोई बेस्ट कैडेट है तो यही कैडेट है, ऐसा सोच के अपने आप को मोटिवेट कोई दूसरे की ज़रूरत नहीं होती कि अपन किसी और के उदाहरण से मोटिवेट, आप सेल्फ मोटिवेट होइए कि हाँ अपन ये कर सकते हैं, उसी के साथ आप अपने आगे की जर्नी शुरू कर सकते हैं। ओके मैम, अब बात करते हैं आपके लास्ट कैंप की, एनसीसी के A सर्टिफिकेट की। 7th नंबर का कैंप कौन सा था आपका? 7th नंबर का मेरा CATC कैंप था, जिसमें भी आप सीनियर थे। हाँ मैं सीनियर। तो टोटल 7 कैंप थे मैम के, 9th और 10th क्लास की बात कर रहे हैं, है ना। 9th और 10th में A सर्टिफिकेट होता है। अब बात करते हैं 11th और 12th में। तो 11th और 12th में एनसीसी नहीं थी, तो मैम 11th और 12th में आपने क्या किया? 11th 12th मेरा शुरू से अगर देखा जाए तो मैंने शुरू से ऐसा ठान रखा था कि मुझे ना एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनना है शुरू से, कि मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। जैसा आप लोग अभी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो रूढ़िवादी जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंग कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ वो नहीं कर सकती, हर चीज़ बॉयज़ कर सकते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा बाहर घूम नहीं सकती। लेकिन मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे माँ पापा ने मुझे कभी इस तरह से रोका टोका नहीं, क्योंकि अगर आज मैं ये कह सकती हूँ, अगर आज माँ पापा नहीं होते तो शायद मैं इतना कुछ अचीव नहीं कर सकती, और ना मैं आज आप लोगों के सामने इस तरह से मेरा इंटरव्यू में आप लोगों से शेयर कर सकती। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 9th 10th की मेरी जर्नी पूरी एनसीसी से थी। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मतलब 2 संस्था से एक टाइम पे कोई संस्था से नहीं जुड़ सकते। जैसे अगर आप एनसीसी है या एनएसएस हैं तो आप किसी एक ही यूनिट से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप एनसीसी में अगर आपका एडमिशन है तो आप एनएसएस नहीं ले सकते हैं। उसी के दौरान मेरा जो 9th 10th था वो एनसीसी था, और 11th 12th मैंने एनएसएस किया है। आप हमें बताइए एनएसएस के बारे में। मैम ने 9th 10th में एनसीसी की और 11th 12th में एनएसएस की। तो मैम अब मेरे कुछ क्वेश्चन है, आप उनका रिप्लाई दीजिएगा। तो सबसे पहला तो यही कि एनएसएस का कैंप कितने डेज का होता है, और एनएसएस के कितने कैंप किए हैं? तो कैंप तो मैंने जो होता है 5 कैंप किए, जिसमें से 2 यूनिट कैंप किए हैं और 2 यूनिवर्सिटी कैंप किए और एक स्टेट लेवल पे कैंप किया है। तो मैम सबसे पहले आप मुझे अपने यूनिट कैंप्स के बारे में बता दीजिए। तो एनएसएस में भी जिस तरह से एनसीसी के कैंप लगते हैं उसी तरह से एनएसएस के कैंप लगते हैं। एनएसएस के कैंप्स होते हैं 7 डेज़ के, जो कि मेरा जो पहला कैंप था वो मेरा लगा था श्री अरविंदो आश्रम, जो कि जैसे इसमें रहता CATC कैंप, उसमें होता है यूनिट कैंप। तो एनएसएस यूनिट कैंप मेरा पहला था श्री अरविंदो आश्रम।
दूसरा कैंप मेरा इसी में लगा था, यूनिवर्सिटी कैंप था, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंप में कुछ ऐसा होता है कि 98% जो स्वयंसेवक होते हैं वो कॉलेज लेवल के होते हैं और सिर्फ 2% स्कूल लेवल के होते हैं। तो मैं स्कूल लेवल से गई थी, जो कि 11th में मेरा हुआ था। तो यूनिवर्सिटी कैंप मेरा पहला हुआ था डोंगला, जो कि आज अपनी वेधशाला है। जब कैंप लगा था वहाँ पे, उस वक्त वो वेधशाला बन के तैयार हुई थी। और 21 जून, जैसा कि अपन सब जानते हैं कि 21 जून योगा डे होता है, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि अपने यहाँ मंगलनाथ से होती हुई कर्क रेखा डोंगला होती हुई जाती है। तो उस वक्त उसका उद्घाटन हुआ था और जब उसकी ओपनिंग हुई थी उस वक्त हम लोग वहीं पर मौजूद थे। और कैसे क्या हम लोग ने हर चीज़ देखी, वहाँ की जो घड़ी है, वैदिक घड़ी, हर चीज़ से हमको परिचय करवा गया। फिर इसके बाद मेरा जो 3rd कैंप लगा था वो भी फिर मैंने यूनिट कैंप किया था। यूनिट कैंप मैंने 12th में किया था और वो हमारा लगा था विक्रम कीर्ति मंदिर, जो कि हमारे उज्जैन में ही है। ये वीडियो भी हमारे विक्रम कीर्ति मंदिर में ही शूट किए जा रही है। और तो वहाँ पर भी 7 डेज़ का कैंप होने के तुरंत 4-5 दिन समथिंग फिर मेरा वापस से यूनिवर्सिटी का लेटर आ चुका था। तो मैं यूनिवर्सिटी कैंप मेरा लगा था, जो कि बुरहानाबाद लगा था। बुरहानाबाद देखा जाए तो खाचरोद, जो नागदा के बीच पड़ता है, खाचरोद, वहाँ पर मेरा कैंप लगा था। फिर उस कैंप के बाद जो मैं आप लोगों को थोड़ा ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा NSS का जो कैंप होता है, जैसे कि नाम से अपन सब जान सकते हैं, NSS होता है नेशनल सर्विस स्कीम, जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना, इसका हिंदी अर्थ होता है। तो अपन नाम से ही समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना एक सोशल सर्विस होता है, जिसमें अपन सामाजिक सेवा अपन बोल सकते हैं कि अपन किस तरह से अपन अपने शहर को स्वच्छ रख सकते हैं, अपन किस तरह से समाज सेवा कर सकते हैं। जैसे जिस प्रकार से एनसीसी में हमें बैच वगैरह मिलते हैं, तो क्या एनएसएस के भी हमें बैच मिलते हैं कैंप करने के? हाँ, एनएसएस में बिल्कुल आपको बैच, उसके अंदर जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उसमें लिखा होता है कि जैसे कि राष्ट्रीय सेवा योजना, अगर यूनिवर्सिटी कैंप है तो उसमें विश्वविद्यालय शिविर लिखा होता है, और अगर स्टेट है तो उस पर राज्य स्तरीय शिविर पूरा लिखा होता है उसमें। और एक कैप मिलती है, कैप के साथ बैच, मतलब जैसा इसमें पूरा सेट मिलता है वैसे वहाँ पे भी पूरा सेट मिलता है। तो ये तो था मैम के एनएसएस की जर्नी क्या है। अब शुरू करते हैं हम एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट की जर्नी। तो मैम ने 8 से 12th किया था, तो बीए में एडमिशन लिया, फिर जीडीसी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, और फर्स्ट ईयर में एनसीसी ली बीए के। तो फर्स्ट ईयर हमारा पूरा था कोविड में मैम, है ना, तो उसमें अपन ने कोई कैंप वगैरह कुछ भी नहीं किया, ड्रिल वगैरह कुछ भी नहीं हुई। सेकेंड ईयर में हमारा सिर्फ एक ही कैंप लगा था, जो कि था बटालियन में। तो उसमें वो भी कोविड के कारण ही हमारा बटालियन में लगा था, नहीं तो उसकी जगह दूसरी थी। हाँ। पर कोविड कुछ उस वक्त भी ये था कि लोग घर से बाहर निकलना नहीं समझ रहे थे, लेकिन फिर भी उस बीच हमारे 10 MP वालों ने साहस दिखाते हुए उस कैंप को लगाया, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम पास आ गई थी और उसको लगाना बहुत ज़रूरी था। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप बी और सी का अगर सर्टिफिकेट की एग्ज़ाम देते हैं, उससे पहले आपको एक CATC करना कंपलसरी होता है। और वही CATC कैंप फर्स्ट था बटन वाला, जहाँ पे मैं मैम से मिला था। तो मैम अपने पास, मतलब मैम जब कैंप में कल्चर प्रोग्राम था तो उसमें मैम आई थी, तो उन्होंने अपने यूनिफॉर्म पे एक बैच प्लेट लगा रखी थी, पूरी रेड कलर की थी, जो कि आप फोटोज़ देख पा रहे हैं। मेरे पास अभी भी उसका फोटो संभाल के रखा है मैंने मैम, कि मैं आपका कभी इंटरव्यू लूँगा। तो उसमें इतने सारे बैचेस थे, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि ये बी सर्टिफिकेट में कोविड में, हमारा तो पहली बार कैंप लग रहा है, इन्होंने कितने कैंप कर लिए और कहाँ से कर लिए कोविड में। तो तब इन्होंने बताया कि इन्होंने ए सर्टिफिकेट में ही 7 कैंप कर लिए थे। तो वो सारे बैच थे, तो मैं काफ़ी खुश हुआ कि वाओ, इस तरीके से भी एनसीसी की जा सकती है, और वो भी एक गर्ल कैडेट होके इतने सारे कैंप करना हमारा बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जनरली मेरे पास कुछ कमेंट भी आते हैं कुछ गर्ल्स के कि हमारे घर वाले अलो नहीं कर रहे एनसीसी लेने के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है। तो एक बहुत बड़ा आपने मोटिवेशन काम किया कि आपने ए सर्टिफिकेट में इतने सारे कैंप कर रखे हैं। बी में हम इसलिए नहीं कर पाए कैंप ज़्यादा, क्योंकि कोविड था, हमारी 1.5 साल की एनसीसी उसमें गई, और एक 3rd ईयर में जस्ट हमने एक CATC किया, और मैंने भी एक बार टेस्ट भारत किया। तो यानी कि हमारे टाइम पे बी और सी सर्टिफिकेट में काफ़ी कम कैंप आए थे ड्यू टू कोविड, बट फिर भी मैम ने ए सर्टिफिकेट में काफ़ी सारे कैंप किए। अगर बी और सी में मैम कोविड नहीं होता तो मुझे मेक श्योर कि मैम बहुत सारे कैंप और करती। तो ये थी मैम की पूरी एनसीसी जर्नी। अब आप बोल रहे हैं कि तो टोटल 14 कैंप हुए, टोटल 7 ए सर्टिफिकेट के कैंप, 5 हुए एनएसएस के कैंप, और यहाँ पे हमारे 2 हुए टोटल बी और सी सर्टिफिकेट कैंप, एक CATC कैंप था। ठीक है, अब बात करते हैं एक लास्ट कैंप है जो कि मैम अभी करने वाली है। हम तो एक्सरेट हो चुके हैं एनसीसी के, लेकिन एक मैम ने एक एक्स्ट्रा कैंप के लिए अप्लाई किया है, जो कि किस तरीके से, उस कैंप का नाम है माँ तुझे सलाम। ठीक है, जब इसमें जाने का मैम क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से कैडेट या फिर कोई भी स्टूडेंट है वो इस कैंप में जा सकता है, ये बताइए आप। माँ तुझे प्रणाम कैंप होता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। उसमें सभी स्टेट से, मतलब ये बोल सकते हैं कि अभी की जो जनरेशन है उसमें
एक ज़िले से 4 बंदे जा रहे हैं कैंप में, तो उसमें सिलेक्शन हुआ है। उसमें कुछ मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि अगर आपके पास नेशनल सर्टिफिकेट है, उसमें आपके पास जितना बड़ा सर्टिफिकेट होगा, या बोल सकते हैं अपने जितने नेशनल कैंप के होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसका ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे 3 नेशनल हो चुके हैं, तो मैंने माँ तुझे प्रणाम में मैंने अप्लाई किया था, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखने का मौका मिलता है, और ये भी गवर्नमेंट का होता है कैंप, जो कि खेल विभाग करवाता है। तो इसका जो कोटा होता है उसमें सबसे पहले होता है एनसीसी के बाद आता है एनएसएस के बाद आता है स्पोर्ट्स। अगर आपने एनसीसी में नेशनल किए हैं तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, एनएसएस में किया है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आपने स्पोर्ट्स किया है, वैसे स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा बंदे जाते हैं, क्योंकि जो भी नेशनल करके आता है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें सबसे पहले अपन फॉर्म लेते हैं, उसे फिल करते हैं, फिर बाद में आपने जो भी सर्टिफिकेट्स आपने अचीव किए अभी तक, आपका पूरा अचीवमेंट जो भी आपने नेशनल लेवल पे किया है उसको उसमें ऐड करके फिर जो आपकी फ़ाइल है वो आगे जाती है। फिर पूरी प्रोसेस होने के बाद आपके पास कॉल आता है कि मैडम आपका सिलेक्शन हो चुका है, और फिर जो आपको इंटरनेशनल सीमा होती है वो घूमने का मौका मिलता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2023 का जो कैंप आया है माँ तुझे प्रणाम, उसमें जो सिलेक्शन हुआ है वो तो ठीक है कि सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसकी जो जगह है वो है हमारा पंजाब का अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वो जगह है। फिर इसके बाद हमारा है शहादत, जैसा कि आप जा सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े जो शहीद हुए हैं वो उस कैंप के दौरान हम जितने भी शहीद हुए हैं वहाँ पे आपको जाने का मौका मिलता है। फिर वाघा बॉर्डर, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो ये जो सीमा रेखा है, जहाँ रोज़ फ्लैग चढ़ते उतरते हैं, जहाँ पे कंपटीशन लड़े जाते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, वो चीज़ देखने का मौका मिलता है, और वो स्टेडियम सब चीज़ें घूमने का मौका मिलता है। तो मैम बहुत ही अच्छा लगा जान के कि आपका 15th नंबर के कैंप में भी सिलेक्शन हो गया माँ तुझे प्रणाम में, काफ़ी अच्छी बात है। तो टोटल मैम ने 15 कैंप्स यानी कि 15th वाला आप मैम करेगी कुछ ही दिनों में। कब जाना आपको वो कैंप करने? अभी 1 मंथ की उसकी प्रोसेस है, इसके बाद मतलब सिलेक्शन पूरे ऑल ओवर द इंडिया जो होता है सारे ओवरऑल इंडिया इसका पूरा नेशनल लेवल का बहुत बढ़िया कैंप है। तो इसमें आप भी कर सकते हैं अगर आप एनसीसी के कैडेट या स्पोर्ट्स कोटा से किसी भी प्रकार का नेशनल सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्शन दे सकते हैं। तो ये देखा होगा कि नेशनल हर कोई स्टेट के बाद नेशनल जाता है, लेकिन आप लोग शायद इमेजिन नहीं कर सकते कि नेशनल के बाद भी कोई इंटरनेशनल कैंप जा सकता है, जो कि बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। मतलब एनसीसी खत्म हो गया लेकिन उसके बाद भी पैर रुके नहीं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना ही है। तो मैम ने इसमें अप्लाई किया है। तो इसको बोलते हैं अवेयरनेस, यानी कि एनसीसी में अगर आप रहते तो आपको अवेयर होना सीख जाते हैं, यानी आप अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता चला कि क्या चल रहा है दुनिया में, कौन सा कैंप आ रहा है। तो ये चीज़ पता होना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैम काफ़ी सारे कैड्स को तो पता ही नहीं होता कि आरडीसी कैंप क्या होता है, टीएससी कैंप होता है, इवन 3rd ईयर तक भी आ जाते हैं एनसीसी के कैडेट, उनको पता ही नहीं था कि एनसीसी में इतनी सारी चीज़ें हैं। वो जस्ट क्या समझते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, डेट्स इट, जबकि इसके अलावा भी एनसीसी में बहुत कुछ है। तो मैम यहाँ पे हम कुछ और डाउट्स निकाल के आते हैं। मैम यूनिफॉर्म का रिलेटेड काफ़ी डाउट रहता है कि यूनिफॉर्म किस तरह की होनी चाहिए कैडेट की? अगर देखा जाए, अगर एक गर्ल्स कैडेट और बॉयज़ कैडेट की यूनिफॉर्म में बहुत फ़र्क होता है। अगर गर्ल्स कैडेट की यूनिफॉर्म देखते हैं तो पूरी बॉडी मेंटेन करती है आपकी वर्दी, कि आप किस तरह से बेल्ट लगा रहे हो और किस तरह से आप आपकी प्रॉपर वर्दी कर रहे हो। तो सिर्फ उसमें 3 बटन दिखने होते हैं और चौथे बटन पे आपका बेल्ट आ जाता है। मैम तो लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मैम आप गर्ल्स के लिए क्या कहना चाहेगी कि गर्ल्स को एनसीसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? साथ में अगर उन्होंने एनसीसी में है तो वो किस तरीके से बॉयज़ कैडेट से भी अच्छा कर सकती है, क्योंकि आजकल इक्वलिटी सब जगह होने लगी है, और इवन गर्ल्स कैडेट काफ़ी आगे भी जा रही है। आरडीसी में भी देखें, अलग अलग जगह सब जगह देखें। मैम गर्ल्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी गर्ल्स को सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि आज की जो न्यू जनरेशन है इसमें गर्ल्स किसी भी बॉयज़ से पीछे नहीं है। सब कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझें। आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं हर जगह अपना परचम लहरा सकती हूँ। इसी को सोचते हुए अपन आगे बढ़ो। और कैंप से रिलेटिव ठीक है, अपन एनसीसी में है तो आप ऑलरेडी एक्टिवनेस बन जाते हैं, लेकिन अगर सिविलियन भी है तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हट सकते। आप हर चीज़ करिए, जैसे कि स्पोर्ट्स है, गेम्स में भाग लीजिए, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारी गर्ल्स कहती है कि हम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देती है, या अगर आप सही हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप में अगर ठान लिया, वो बोल सकते हैं ना कि अगर
ठान लिया तो ठान लिया, अगर आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ो और मस्त रहो। और मैं सभी कैडेट्स से यही कहना चाहूँगी, गर्ल्स हुए या बॉयज़, कि एनसीसी को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एनसीसी एक अर्ध छात्र सैनिक बल होता है, जिसमें अपन बोल सकते हैं एक वर्दीधारी। अगर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यूनिटें बहुत सारी संस्थाएं, आरएसएस हो गया, एनएसएस हो गया, या कोई सी भी यूनिट ली, लेकिन सिर्फ एक एनसीसी ऐसी यूनिट है जो वर्दीधारी यूनिट है। अगर एनसीसी जो संस्था है वो वर्दीधारी संस्था है, जिसमें आप वर्दी पहन के आप कोई काम कर सकते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं किसी सैनिक से कम नहीं है। और वैसे ही जैसे बोल सकते हैं कि छात्र सैनिक एक एनसीसी को ही मानते हैं, जो कि हर जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हुआ वहाँ एनसीसी है। जिस वक्त कोविड-19 शुरू हुआ था, सभी सिविलियन अपने घर में थे, किसी को बाहर आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन एक एनसीसी ऐसी यूनिट थी जो अपनी वर्दी पहन के बाहर खड़ी होकर पूरे टाइम उन्होंने ड्यूटी की है। यहाँ तक कि हम लोग ने भी हमारे टाइम पे पूरा सपोर्ट किया था। हमने हमारी गवर्नमेंट को हम लोग ने ड्यूटी दी है, हम लोग हर जगह खड़े होते थे। किस तरह से आप अपने आप को अवेयर कर सकते, खुद तो अवेयर हो सकते, और किस तरह से आप सभी को मोटिवेट कर सकते हैं, घर घर जाके जागरूक कर सकते हैं। जिस तरह से देखा जाए आयुष काढ़ा, जो कि हम लोग ने बहुत बांटा आयुष काढ़ा, हम लोग ने वैक्सीन के लिए सबको प्रेरित किया कि अपने को वैक्सीन लगाना है। हर चीज़ की पोस्टर बना के नुक्कड़ नाटक से, जैसा कि आदित्य सर खुद जानते हैं कि नुक्कड़ नाटक तो सभी ने किए, नुक्कड़ नाटक से हम लोग ने सबको मतलब अवेयरनेस के लिए हम लोग जागरूक करते हैं। इसी तरह मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप एनसीसी ज़रूर ज्वाइन करें और एक छात्र सैनिक का दर्जा प्राप्त कीजिए। इन लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि मैम बहुत बड़ा मोटिवेशन है गर्ल्स कैडेट्स के लिए, ठीक है। एनसीसी ज़रूर ज्वाइन करें। और जितनी भी गर्ल्स मुझे कमेंट करके बोलती है कि हमें ऐसा बोला जा रहा है कि एनसीसी में कुछ नहीं होता, गर्ल्स के लिए अच्छी नहीं होती, तो एग्जांपल आपके सामने 15 कैंप्स करने जा रही, 15 नंबर का कैंप करने जा रही है, जो 7 ए सर्टिफिकेट में मैम ने कैंप करे थे एनसीसी के। तो सोच सकते हैं कि ए सर्टिफिकेट में 7 कैंप करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आज के टाइम में क्या है कि एनसीसी का काफ़ी बूस्ट मिला है, काफ़ी सारे लोगों को पता चला है कि एनसीसी क्या होती है, काफ़ी सारे ज्वाइन कर रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा से ज्वाइन करो, क्योंकि यूथ ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमारी कंट्री को आगे ले जा सकती है। आप सभी को पता है एनसीसी को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है मैम। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब ये जो वर्ड है ना, ये कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि आर्मी आ गई, उसके बाद एनसीसी कैडेट्स ही है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला होगा, और थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ आई। और सभी को पुनः मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग सब हर एक्टिविटीज़ में भाग लीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल कैडेट्स। जय हिंद।